एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। बुलेटिन में आज बात करेंगे बिहार में कैसे बेलगाम हो चुका है परीक्षा माफिया। बीपीएससी एग्जाम से लेकर सिपाही भर्ती परीक्षा तक कैसे हो रही थी गड़बड़ी, और क्या दिल्ली में बड़े पैमाने पर चलने वाला है बुलडोजर। मध्य प्रदेश से बिहार तक कैसे निशाने पर हैं पुलिस वाले। राजस्थान में कैसे पकड़ा गया जानलेवा नकली तेल। क्या अमेरिका और ईरान में होने वाली फाइनल डील, और कैसे विद्रोह की आग में जल रहा है पूरा पीओके। इन सभी बड़ी खबरों पर नजरें बनी हुई हैं। तो सबसे पहले खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां जून की भीषण गर्मी में दिल्ली वालों को महंगी बिजली का झटका लगने वाला है। बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं। डीईआरसी ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने की इजाजत दे दी है और इसके लागू होने के बाद लोगों को बढ़ा हुआ बिजली का बिल भरना पड़ेगा। बिजली कंपनियों के लिए फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज वसूलने की जो लिमिट है वो 10% तय थी और अब इसे बढ़ाकर 16-17% करने की परमिशन दे दी गई है। हालांकि यूनिट 500 की बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं पर इसका असर नहीं होगा, लेकिन बिना सब्सिडी वाले उपभोक्ताओं को महंगा रेट देना पड़ेगा। और भास्कर मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। भास्कर, ये बढ़ते हुए बिजली के दाम इस गर्मी के मौसम में लोगों को जाहिर सी बात है बहुत परेशान करने वाले हैं। और देखिए, दो खबर है। पहली बात तो ये कि जून के महीने में ही जब भीषण गर्मी है बिजली के दाम बढ़ के आएंगे और इसके बाद हर महीने बढ़ के आएंगे। पहले क्या होता था, पीपीएससी हर 3 महीने पे दरअसल क्वार्टरली चार्ज किया जाता था। अब डीईआरसी ने हर महीने उसको बढ़ाने की अनुमति दे दी है और वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो 3 बिजली वितरक कंपनी है उनके द्वारा अलग अलग रेट होते हैं। जैसे टाटा पावर कंपनी है, उसका जो इलाका है उस इलाके में 1% और इसके साथ साथ बीएसईएस यमुना और बीएसईएस राजधानी की अगर बात करें तो 2.5 से तकरीबन 4% तक का इजाफा होगा। एक राहत यह है कि ऐसे वर्ग जो सब्सिडी लेते हैं, सब्सिडी के दायरे में आते हैं, उनको कोई असर नहीं होगा इसका, लेकिन उससे ऊपर वाले जितने लोग हैं उनकी बिजली महंगी होगी और तकरीबन 4% तक, मैक्सिमम जो है वो 4% तक महंगी होगी बिजली, और ये हर महीने होने वाली है। दरअसल होता यह है कि बिजली कंपनी बिजली जनरेशन कंपनियों से बिजली खरीदती है और उपभोक्ताओं तक वो बिजली सप्लाई करती है। जब कभी भी कोयले का दाम बढ़ता है, डीजल का दाम बढ़ता है, इन सब चीजों का असर बिजली के उत्पादन पे होता है और पीपीएससी इसीलिए चार्ज किया जाता है उपभोक्ताओं से। और पहले ये होता था कि ये क्वार्टरली होता था, लेकिन अप्रैल के एक फैसले के बाद अब ये हो गया कि हर महीने पीपीएससी चार्ज किया जाएगा। यानी अगर इस महीने बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों को अगर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है तो उसका सीधा अधिभार जो है वो उपभोक्ताओं पे देखने को मिल बिल्कुल। जाएगा। और बढ़ती गर्मी के बीच ये एक तरीके से देखा जाए तो महंगाई का झटका है, बढ़ते बिजली बिल का झटका भी दिल्ली वासियों को लगने जा रहा है। बहुत शुक्रिया भास्कर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं पर महंगाई का झटका है, कहीं पर बेलगाम परीक्षा माफिया। बिहार में बीपीएससी एग्जाम में धांधली गड़बड़ी को लेकर के एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। तकरीबन 2 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने इस पूरे नेटवर्क से पर्दाफाश किया और इसमें सबसे बड़ा और नए चीटिंग गेम को उजागर किया है। जैमर और बायोमेट्रिक डिटेल के जरिए हाई प्रोफाइल तरीके से ये पूरा गैंग एक्टिव था और बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित 2 एग्जाम में नकल और पेपर लीक के लिए पूरा नेटवर्क ऑपरेट किया गया। इस पूरे मामले में जयपुर की बायोमेट्रिक कंपनी साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड कई कर्मचारी की मिली भगत सामने आई है और अब तक 37 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अप्रैल में हुई इन 3 परीक्षाओं में पेपर लीक माफिया ने पूरी बायोमेट्रिक कंपनी से ही सेटिंग कर ली थी। छात्रों की बायोमेट्रिक आइडेंटिटी से ही छेड़छाड़ करके पेपर लीक करा दिया गया। बड़े पैमाने पर धांधली की गई, कंपनी के अफसरों को ही मिला लिया गया। और इतना ही नहीं, पेपर लीक माफिया ने बाकायदा परीक्षा केंद्र में ड्यूटी पर तैनात लोगों से सेटिंग कर ली। कई परीक्षा केंद्रों पर अपने ही लोगों को ड्यूटी पर तैनात करा दिया गया।
तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये एक नए तरीके का आप कह सकते हैं कि जो एग्जाम माफिया है उन्होंने एक तरकीब निकाली और पूरी बायोमेट्रिक कंपनी के साथ ही सेटिंग कर ली। दीपिका, बिल्कुल, और ये धांधली का जो न्यू पैटर्न है वो हम आपको बताते हैं कैसे इस पूरे नेटवर्क को चलाया जा रहा था। बायोमेट्रिक कंपनीज के साथ कर्मचारी शामिल थे, मिली भगत थी सबकी। जैमर कर्मचारियों की मिली भगत से धांधली करवाई गई और जयपुर की मेसर्स साई एजुकेयर कंपनी, जो कि एक पूरी फर्म है, उसे इसमें शामिल किया गया ताकि स्मूथली इसे अंजाम दिया जा सके। अब तक कुल 8 कांड दर्ज किए गए हैं और 37 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। अरेस्ट किए गए ज्यादातर आरोपी कंपनी से जुड़े हुए हैं। 2 एग्जाम में धांधली की शिकायत के बाद से परीक्षा रद्द कराई गई थी और दोनों ही परीक्षा में धांधली का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा था, जिससे संगठित नेटवर्क की भूमिका क्लियर हो गई। जो अभी तक का अनुसंधान है, इसमें एक नई अपराध शैली हम लोगों के समक्ष आई है। जो पहले की परीक्षाएं थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि ज़्यादातर जो लॉजिस्टिक्स के चेन होते हैं, जैसे प्रिंटिंग प्रेस, हमारे सिपाही भर्ती वाली परीक्षा में वहाँ के कर्मी इन्वॉल्व थे, वो परीक्षा माफियाओं के साथ मिले हुए थे। कुछ परीक्षाओं में इन्होंने जो ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ थीं उनके कर्मियों को इन्वॉल्व करके पेपर निकाले थे। इसमें एक नई अपराध शैली के माध्यम से धांधलियों को अंजाम दिया गया। इसमें जो बायोमेट्रिक कंपनी जिसके साथ बिहार लोक सेवा आयोग का इकरारनामा हुआ था बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए, और इन दोनों परीक्षाओं में एक ही बायोमेट्रिक कंपनी थी, मेसर्स साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड करके, जो कि जयपुर राजस्थान बेस्ड है। इसके निचले कर्मियों के नहीं बल्कि बहुत ऊपर तक जो इनके ज़िला कोऑर्डिनेटर थे, इनके जो ज़िला सुपरवाइज़र थे, उनकी एक्टिव संलिप्तता से ये जो परीक्षाएं हैं इन दोनों में धांधली हुई। छपरा और नवादा में कि जब जैमर का काम दिया गया था, तो जैमर का मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उस परिधि में काम नहीं करेगा जब जैमर की व्यवस्था होगी। तो उसमें हमको पता चला कि इसमें जैमर के कर्मियों की भी मिली भगत रहती है। वो जानबूझ के इस प्रकार से जैमर इंस्टॉल करते हैं कि कुछ एरिया को वैक्यूम एरिया छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स आते हैं और ब्लूटूथ और मोबाइल का ऑपरेशन होता है। तो इसमें भी हम लोगों ने आगे कार्रवाई की है और जो दोनों कंपनियां हैं उनसे हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो सुना आपने कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर धांधली की जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एग्जाम सेंटर है तो वहाँ पर जैमर होगा और सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी होगी। और यहाँ पर इसी एजेंसी के साथ यहाँ पर साठगांठ बिठा ली गई और उन्हीं लोगों को एग्जाम सेंटर में उनकी ड्यूटी लगाई गई ताकि ये जो काम है वो अच्छे से कर सके। जांच में ये सामने आया कि कुछ बायोमेट्रिक कर्मचारी पैसे लेकर के अभ्यर्थियों तक आंसर शीट भी पहुंचा रहे थे। नकल माफियाओं के संपर्क में वो लगातार बने हुए थे, जिसमें बेगूसराय, छपरा, नालंदा में ब्लूटूथ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के जरिए अभ्यर्थियों को अनुसार मुहैया कराए जा रहे थे आंसर्स। और ये बात भी सामने आई है। एग्जाम सेंटर पर ऐसे भी जैमर लगाए गए थे कि कुछ एरिया कवरेज में नहीं आता है और वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का इस्तेमाल करके नकल माफिया चीटिंग करवा रहे थे और इस चीटिंग को अंजाम दे रहे थे। जो AEDO परीक्षा के संबंधित केसेस दर्ज हुए हैं 5, ये मुंगेर ज़िला, हाजीपुर ज़िला, बेगूसराय ज़िला, नालंदा ज़िला और नवादा ज़िला से संबंधित हैं। और इसमें अभी तक कुल मिला के 35 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और जो सहायक लोक स्वास्थ्य एवं अपशिष्ट प्रबंधन की परीक्षा जो केस हुआ था श्री कृष्णपुरी थाना में, उसमें 2 अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अब जो धांधलियाँ हुई और जो अपराध शैलियाँ अलग ये हुई हैं, उसके आधार पर हम लोगों ने एक तो जो मेसर्स साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके कर्मी सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहे थे, उसको ब्लैकलिस्ट करने के लिए हम लोगों ने औपचारिक रूप से प्रस्ताव भेज दिया है आयोग को, और बाकी आयोगों को भी संबंध में सूचना दी है कि इसको दोबारा किसी भी प्रकार से नियोजित नहीं किया जाए। और बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा इंटरनल इंक्वायरी में भी इसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अब आप सभी अवगत हैं कि जो निकट भविष्य इसमें बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षाएं होने भी जा रही हैं। नीट की पुनः परीक्षा हो रही है 21 जून को, अभी 14 जून को बंदी शेर की परीक्षा है, 28 जून को सिपाही भर्ती की परीक्षा है और भी विभिन्न आयोगों की परीक्षाएं हैं। तो एक सभी आयोगों के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ हमारी मीटिंग हुआ है और हम लोगों ने एक एडवाइजरी बना के जो अभी तक हम लोगों का अनुभव रहा है उसको तैयार करके हम लोग सभी आयोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। और हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र पटना से जुड़ चुके हैं। नीतीश, अब तक 37 गिरफ्तारियां, लेकिन कई ऐसे बड़े नाम अभी सामने आने बाकी है। जांच कहां तक पहुंची, अभी तक क्या बातें निकलकर सामने आई हैं?
देखिए, जांच अभी जारी है और अप्रैल में परीक्षा हुई थी। उसके बाद से ही जो विशेष टीम बनाई गई थी उसने जब जांच की तो कई हैरान करने वाली चीज़ सामने आई है। देश के अलग अलग राज्यों में पेपर लीक की कई घटनाएं हुई हैं और अधिकतर में ये देखा गया है कि जो पेपर लीक हुआ है वो उसके लिए लॉजिस्टिक चेन में सेंधमारी की गई है या फिर जहां प्रिंटिंग होती रही है वहां से कोशिश की गई है। लेकिन ये पैटर्न अपने आप में बिल्कुल नया है। यहाँ जिस कंपनी को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी दी गई थी उसी को अपने में मिला लिया गया और उसमें जो एम्प्लॉय के तौर पर जो लोग थे वो परीक्षार्थी थे। करीब 80% ऐसे लोग थे जो खुद परीक्षार्थी थे। और इसके अलावा जो जैमर जिस कंपनी को जिसकी जिम्मेदारी दी गई थी वहाँ पर उसने ऐसी व्यवस्था कर दी कि एक खास हिस्से को जैमर से मुक्त कर दिया गया ताकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो काम कर सके। अब इसमें बीपीएससी के जो कर्मचारी हैं कहीं उनकी भूमिका तो नहीं है, इसको लेकर भी जांच की जा रही है। और अलग अलग ज़िलों में 5 जिलों में जहां से कई जानकारियां पुलिस को मिली वहां से करीब 35 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा नेटवर्क सामने आया है ये बिल्कुल अपने आप में अलग है, अजूबा है, क्योंकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जो कंपनी थी उसी को मिला लिया गया और उसमें भी अधिकतर परीक्षार्थी थे और ये मदद कर रहे थे जो आंसर की है वो पहुंचाने में। तो जब ये मामला सामने आया था उस समय भी इस तरह की जानकारी आई थी और आर्थिक अपराध इकाई ने जो अपना लेखा जोखा जो अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं उसमें भी इस बात का जिक्र किया है कि किस तरह से ये पूरी परीक्षा में धांधली की जा रही थी। फिलहाल जो पूरा नेटवर्क है उसको अभी और खंगाला जा रहा है कि वो सबसे बड़ा माफिया कौन था जिसने ये सब किया और इसके अलावा बीपीएससी के कर्मचारियों की कोई भूमिका तो नहीं है। बिल्कुल नीतीश, बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो बीपीएससी एग्जाम धांधली के बाद अब बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 में धांधली के आरोपों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 15 आरोपियों को मुंगेर से अरेस्ट किया है और इस मामले में 107 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज है और ऐसे में अभी भी 90 से ज्यादा आरोपी फरार हैं। पुलिस एक्शन मोड में है। मुंगेर पुलिस ने छापेमारी कर 15 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है। दावा यह किया जा रहा है कि ये लोग नकल माफिया नेटवर्क से जुड़े हुए थे। फिलहाल पुलिस की तफ्तीश अभी भी जारी है और बाकी फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। पटना जिला से हम लोगों को एक सूची शेयर हुई थी जो पटना जिला में पिछले वर्ष विभिन्न एग्जाम फ्रॉड में केस दर्ज हुआ था विभिन्न थानों में। तो उसमें जो अभ्यर्थी जिन पे केस दर्ज हुआ था उनकी लिस्ट हम लोगों को शेयर की गई थी। उन पे अरेस्टिंग में सहयोग करने हेतु लिस्ट शेयर की गई थी। लोगों ने कार्रवाई की है। उसमें हम लोगों ने रेड कराया है। उस लिस्ट के अनुसार लगभग 107 लोगों का नाम था। विभिन्न पटना के विभिन्न थाना क्षेत्र में वो केस दर्ज हुए थे और उसमें अलग अलग अभ्यर्थियों के नाम थे। तो लगभग हम लोगों ने 15 लोगों की गिरफ्तारी उसमें करके पटना पुलिस को सूचना दिया था। और उसके अलावा अतिरिक्त इसमें हम लोगों ने लगभग जो रेड किया था उसमें मालूम पड़ा था कि 10 से 12 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने माननीय न्यायालय से बेल जिनका हो गया था, तो उसका भी लिस्ट हम लोगों को मिला है। इसमें जो और लिस्ट में नाम है तो उसमें भी हम लोग लगातार उन पर नजर रख रहे हैं और उन पर हम लोग रेड कर रहे हैं ताकि जो आगे आने वाली परीक्षा है वो हम लोग स्वच्छ तरीके से करा सकें। दिल्ली में एक बार फिर से बुलडोजर वाली कार्रवाई देखने को मिल रही है। बुलडोजर एक्शन की तैयारी में है दिल्ली सरकार। बाढ़ प्रभावित एरिया घोषित हुआ है और पूरा जीरो जोन इसे डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसको लेकर के यहां पर अब इसे जमींदोज किया जा रहा है। तो तस्वीरें आपको बुलडोजर एक्शन की दिखा रहे हैं। दरअसल दिल्ली में जो बाढ़ग्रस्त इलाका था उसे बाढ़ग्रस्त एरिया घोषित कर दिया गया है और जिस एरिया को बाढ़ग्रस्त घोषित किया गया है वो 22 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वहां पर लोग घर बनाकर रह रहे थे, लेकिन अब वहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है क्योंकि बताया जा रहा है कि बारिश के दिनों में जब भी पानी भरता था तो यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो जाती थी और अब उसी से बचने के लिए जो अवैध कंस्ट्रक्शंस यहाँ पर हुए थे, लगभग 22 किलोमीटर में ये पूरा एरिया फैला हुआ था। इसे अब बाढ़ग्रस्त इलाका घोषित करके बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। और चलिए आपको दिखाते हैं वो कौन कौन से इलाके हैं जिसे ये बाढ़ग्रस्त इलाका घोषित कर दिया गया है। दरअसल ये पूरा मास्टर प्लान तैयार किया गया है 2021 में। जीरो जोन बाढ़ प्रभावित इलाका, जहां पर क्योंकि अब गर्मी का मौसम है, गर्मी के बाद बरसात का मौसम आएगा, ऐसे में लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ेगी जो इस इलाके में रह रहे थे। 22 किलोमीटर का ये पूरा इलाका जिसमें 15 लाख परिवार मौजूद हैं। डीडीए के रिकॉर्ड के मुताबिक यमुना प्लान के भीतर यहाँ पर तकरीबन 94 से ज्यादा अवैध कॉलोनीज मौजूद हैं। इनमें मदनपुर है, खादर है, जैतपुर है, मीठापुर और साथ ही सोनिया विहार के कुछ हिस्से भी हैं। खजूरी खास है, करावल नगर समेत यमुना किनारे के कई अन्य इलाके इसमें शामिल बताए जा रहे हैं।
और आपको ये भी बता दें कि ये जीरो जोन बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और इसीलिए यहाँ पर कई इलाकों का पूरा हिस्सा इसके अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि केवल यमुना के करीब स्थित कुछ जो एरियाज हैं वो ही इसके अंदर आते हैं और वहां पर लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है। ये डेमोलिशन की जो कार्रवाई है ये टोटली इलीगल और आर्बिट्ररी एक्शन है अथॉरिटीज का, एमसीडी का। एमसीडी के जो एई हैं वो कोर्ट में अपीयर होकर बोल के आए हैं कि एमसीडी का इस लैंड से कोई कंसर्न नहीं है और उनकी प्रेजेंस में कोर्ट ने स्टे दिया, रेस्टेनमेंट ऑर्डर कर रखा डेमोलिशन के अगेंस्ट ओवर द लैंड खसरा नंबर 141/14, 15 एंड 16। दीज आर 3 खसरा नंबर्स और पूरी प्रॉपर्टी पे स्टे कर रखा है कोर्ट ने, डेमोलिशन के अगेंस्ट स्टे किया हुआ है। इनकी प्रेजेंस में इन्होंने रिपोर्ट फाइल कर रखी है वहां पे एमसीडी ने। उसके बावजूद ये टारगेटेड डेमोलिशन जो है ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, पॉलिटिकल रिवेंज में किया गया है ये काम सारा। हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा जुड़ चुके हैं। भास्कर, कहां पर ये कार्रवाई की जा रही है, कौन कौन सी कॉलोनियां इसके अंतर्गत आती हैं और क्या ये इलीगल कंस्ट्रक्शन थे? क्योंकि वहां के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो डिमोलिशन की कार्रवाई हो रही है ये पॉलिटिकल एजेंडे के तहत की जा रही है। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, ये जीरो जोन नहीं ओ जोन बोला जाता है। यमुना का बाढ़ग्रस्त इलाका या यमुना का डूब क्षेत्र या यमुना का पानी जहां तक पहुंच सकता है, ऐसे इलाकों को 2009 में सर्वे किया गया था और उसके तहत तकरीबन 94 कॉलोनी और 1 दर्जन से अधिक गांव को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र यानी यमुना में जो ऐसे इलाके जहां पानी आ सकता है उसको ओ जोन डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद से लगातार इस पे चर्चा हो रही है कि बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पिछले 25-30 वर्षों में कभी पानी नहीं आया है, जो बांध के बीच का हिस्सा नहीं बल्कि बांध की दूसरी तरफ है, जहां पानी कभी भविष्य में आ भी नहीं सकता है, तो ऐसे इलाकों को ओ जोन में कैसे डाला गया। और इस बात को लेके सुप्रीम कोर्ट से लेके एलजी से लेके सरकार से लेके हर तरफ ये बात कही गई है कि उस इलाके में डायरेक्ट कोई कार्रवाई अब नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने आज से 4 दिन पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि ओ जोन में कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, लेकिन ओ जोन में जो नया निर्माण हो रहा है उस पे कार्रवाई की जा रही है। जैसे किसी एक घर में अगर आप देखें, एक मकान में ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है और उसके ऊपर में अगर अब फर्स्ट फ्लोर बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे घरों को तोड़ा जा रहा है। या कोई खाली प्लॉट है वहां पे नया मकान बनाने की कोशिश है, तो ऐसे बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। हमने देखा ये जगतपुर एक्सटेंशन में, जगतपुर में कई इलाकों में खुद हमने कवर किया है, हमारे कैमरे पे ये कैद है, जहां अधिकारी से लेकर सबको ये कह रहे कि नया निर्माण की अनुमति नहीं है, लेकिन लाखों परिवार जो पहले से रह रहे हैं उस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, आप एक अंदाजा लगाइए, दिल्ली के 22 किलोमीटर का इलाका क्यों कहा जाता है? गढ़ी मांडू से लेके और ओखला तक, ओखला से आगे तक, जहां तक यमुना दिल्ली में बह रही है वो 22 किलोमीटर का इलाका है और 22 किलोमीटर यमुना के दोनों तरफ का जो इलाका है उसमें जितने भी गांव, चाहे उस्मानपुर हो, गढ़ी मंडू हो, जगतपुर एक्सटेंशन हो, जगतपुर हो या आगे चले जाइए मीठापुर हो, बदरपुर हो, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जो ओ जोन में इनको डिक्लेयर किया गया है और यहाँ पे लाखों लोग रहते हैं। सरकार खुद इस बात से परेशान है कि इतनी बड़ी आबादी को कैसे शिफ्ट किया जा सकता है और ये प्रैक्टिकल नहीं है। अगर बाढ़ के खतरे को देखते हुए ओ जोन डिक्लेयर किया गया था, तो ऐसे इलाके हैं जहां पिछले 25-30 वर्षों से जाहिर सी बात है भास्कर, यहाँ पर 94 परिवार यहाँ पर रह रहे हैं, कई लाखों की संख्या में लोग रह रहे हैं। ऐसे में सरकार को उनकी वैकल्पिक व्यवस्था करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भास्कर आपका इस जानकारी के लिए। और बड़ी खबर बंगाल के वर्धमान से आ रही है, जहां हैरान कर देने वाला एक मामला आया है। यहां तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय से बड़ी संख्या में लाठियां बरामद की गई हैं। बीजेपी का आरोप है कि इन लाठियों को टीएमसी कार्यालय में चुनाव नतीजों के बाद राजनीतिक हिंसा में इस्तेमाल करने के मकसद से रखा गया था। बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत पर मौके पर पुलिस पहुंची है, लाठियों को जब्त किया गया है। तो पता यह भी चला कि सभी लाठियों पर एक एक कर बीजेपी कार्यकर्ताओं के बकायदा नाम लिखे थे, यानी कि चुनाव के बाद किस बीजेपी कार्यकर्ता को किस लाठी से पीटना है, ये लाठी पर बंगाली भाषा में पहले से ही लिखकर रखा गया था। पुलिस जांच में टीएमसी दफ्तर से कफन का कपड़ा तक बरामद हुआ और इसके अलावा कई अलमारी और बक्से मिले हैं, जिन्हें पुलिस ने अभी फिलहाल खोला भी नहीं है। इस बरामदगी के बाद से इलाके में हड़कंप मचा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त गुस्सा है। वर्धमान पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ओंकार सरकार हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ओंकार, बहुत चौंका देने वाली ये खबर है, जहां पर चुनाव के बाद टीएमसी का
जो प्लान था वो सफल तो हो नहीं पाया क्योंकि टीएमसी तो हार गई। ऐसे में ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाई गई थी, लाठियों में नाम लिखा गया था कि इन्हीं लाठियों से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको मारना है, उनकी जान लेनी है। देखिए, बर्धमान म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 21 नंबर वार्ड के जो तृणमूल कांग्रेस कार्यालय है उसमें जब दरवाज़ा खोला गया तो हैरान कर देने वाला कुछ चीज़ मिला, जैसे कि काफ़ी सारे लाठी मिला और जहाँ तक यह जानकारी हासिल हो पा रहा है कि हर एक लाठी में बंगाली शब्द में ये लिखा हुआ था कि भाजपाई जो भाजपा के जो समर्थक है उनका नाम भी लिखा हुआ था। तो इसको इतने संख्या में, भारी संख्या में लाठी और इसके साथ साथ उस लाठी में नाम लिखकर रखना कहीं ना कहीं ये चुनाव के बाद हिंसा के लिए योजना बनाया गया था तृणमूल कांग्रेस द्वारा, ऐसे ही माना जा रहा है। इसके अलावा सफेद कपड़ा जिसे अंतिम संस्कार के लिए काम में आता है, ऐसे ही कपड़ा भी मिला, यानी कि चुनाव के बाद हिंसा करने के लिए पूरी तैयारी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया गया था, ऐसे ही आरोप लग रहा है। क्योंकि कल जब पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस और इसके साथ साथ सेंट्रल फोर्स भी पहुंची और भारी मात्रा में लाठियां बरामद की गई। अंतिम संस्कार करने के लिए जो कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है उस कपड़े को भी वहां से बरामद किया गया। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव के बाद बड़ी हिंसा का योजना यहां पर बनाया गया था, ऐसे ही मामला सामने आ रहा है। पूरी मामले की जांच इस वक्त बर्धमान थाने के पुलिस कर रही है कि इसके पीछे तृणमूल कांग्रेस के कौन नेता है, ये सभी जांच पड़ताल फिलहाल बर्धमान पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया ओंकार आपका तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर असम एयरफोर्स का विमान क्रैश हो गया है। एयरफोर्स का विमान असम के जोरहाट में क्रैश हुआ है। एयरफोर्स का AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान क्रैश हुआ है और एयरफोर्स ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जोरहाट की, जहां पर एयरफोर्स का ये विमान क्रैश हो चुका है। ट्रांसपोर्ट विमान है ये। अब इस विमान के क्रैश होने के कारण क्या है, आग बुझाने के बाद इसकी जांच की जा रही है। इन दो तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कितना भयानक ये जो एयरफोर्स का प्लेन है वो क्रैश हुआ, क्योंकि वो जैसे ही लैंड करता है, लैंडिंग के बाद जमीन पर टच होते ही उसमें धमाका होता है और आग का गुबार यहां पर उठता है। तो तस्वीरें आप जरा देख लीजिए। एयरफोर्स का AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान है, असम के जोरहाट में उड़ान भर रहा था और अचानक से क्रैश हो जाता है। फिलहाल आपको बता दें पूरे हादसे की एयरफोर्स की ओर से जांच की जा रही है कि हादसे का कारण क्या है, क्या किसी तरीके की तकनीकी खराबी आई या कोई ऐसी चीज़ें सामने आ गई जिसकी वजह से क्रैश लैंडिंग हुई है। ये तमाम बातें अभी जांच का विषय है, फिलहाल जांच आगे जारी है। लेकिन इस वक्त ये जो तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगाइए कि हादसा कितना भीषण रहा होगा, इस हादसे में कितने लोगों की जान गई है, किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन देखिए, जैसे ही ये प्लेन नीचे आता है किस तरीके से आग का ऊपर गुबार उठना शुरू हो जाता है। बताया जा रहा है कि एयरफोर्स का ये AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान था और असम के जोरहाट में ये पूरा हादसा हुआ है। फिलहाल इसको लेकर अब जो जांच है वो आगे की जाएगी, किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, हादसे के पीछे की असली वजह क्या है, क्या मौसम खराब हुआ, क्या किसी तरीके की तकनीकी खामी आई, अब ये जांच का विषय है। ब्लैक बॉक्स बरामद किया जाएगा जिसमें तमाम बातें रिकॉर्ड हुई होंगी और उसके बाद ही जो पिक्चर है वो क्लियर हो पाएगी कि आखिर इस हादसे के पीछे की असली वजह क्या रही होगी। तो असम के जोरहाट का वो इलाका है जहां पर एयरफोर्स का AN-32 विमान क्रैश हुआ है। मौके पर एयरफोर्स के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं, रेस्क्यू किया जा रहा है। और देखिए जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रहे हैं, आग को फिलहाल बुझाया जा रहा है और क्या इसमें कोई चीज़ें भी लोड थी, इसको लेकर भी तमाम बातें सामने आएंगी। और मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, इस हादसे के पीछे की वजह क्या है, क्या बातें अभी तक सामने आई हैं, कैसे हुआ ये हादसा? देखिए, अब से कुछ देर पहले जोरहाट एयरबेस, जो कि भारतीय वायुसेना का असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश और उस पूरे एरिया पे जो जाने वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का मेन हब है, यहाँ पर जब AN-32 की लैंडिंग हो रही थी उसी दौरान ये क्रैश लैंडिंग हुई और क्रैश लैंडिंग होते ही AN-32 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हो गया। अब ऐसे में भारतीय वायुसेना के द्वारा औपचारिक तौर पर इस बात को कहा गया है कि इस पर पूरी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है। AN-32 के अंदर, जो कि एक भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, 1980 के दशक से अभी तक भारतीय वायुसेना में लगातार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के तौर पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। इसकी तकनीकी खामी क्या थी, किस वजह से ये हुआ, इसकी पूरी जानकारी इकट्ठी की जा रही है।
इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि AN-32 के क्रैश लैंडिंग की मुख्य वजह जानने के लिए जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इस समय मौके पर हैं, क्योंकि जैसे ही ये क्रैश लैंडिंग हुई उसके तुरंत बाद ही आग लग गई। आग लगने के बाद उस पूरे जो वहां पे एयरफोर्स स्टाफ थे अभी भी उस आग पर काबू पा रहे हैं। हालांकि जो पायलट एंड को पायलट के बारे में अभी तक कोई भी डिटेल अभी तक नहीं दी गई है भारतीय वायुसेना के द्वारा, लेकिन एक बेहद ऐसा हादसा है जिसके बारे में अब भारतीय वायुसेना बहुत गंभीरता के साथ देख रही है। हम आपको ये भी बता दें कि AN-32 को C-295 जो कि हाल ही में तैयार किया गया है मेक इन इंडिया के तहत भारत में एयरबस और भारत के द्वारा उसको रिप्लेस किया जा रहा है, लेकिन ये एक बेहद गंभीर हादसा है और संवेदनशीलता को देखते हुए अभी भारतीय वायुसेना इसकी और ऑफिशियल डिटेल देने वाली है कि इस हादसे की मुख्य वजह क्या रही और पायलट और को पायलट का जो स्टेटस है वो क्या रहा। हम आपको बता दें कि ये हैंगर के पास जब जो एयर स्ट्रिप है जहां पर ये हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, उसके जस्ट बगल में हैंगर है, उसी हैंगर के पास ये क्रैश डाउन हुआ। पायलट ने सूझबूझ दिखाई, क्योंकि अगर वो क्रैश लैंडिंग एयर स्ट्रिप पे ही होती तो एयर स्ट्रिप पूरी तरीके से तबाह होता और फिर उसे दोबारा से स्टार्ट करने में काफी लंबा समय लगता। तो इसीलिए ये सूझबूझ भी है और इसके साथ साथ ये एक बेहद गंभीर दुर्घटना है और जिसके बारे में अभी भारतीय वायुसेना के सीनियर ऑफिशियल्स, ईस्टर्न कमांड, ईस्टर्न एयरफोर्स कमांड, उसके अलावा जो एयर हेडक्वार्टर है उसे गंभीरता के साथ देख रहा है और इस पर पूरी जांच शुरू कर दी गई है। बिल्कुल मनीष, और कितने लोग इसमें मौजूद थे जिस वक्त ये हादसा हुआ, और साथ ही अगर मौसम की बात करें तो क्या जोरहाट में इस वक्त मौसम भी खराब था जिस वक्त यहाँ पर क्रैश डाउन हुआ ये प्लेन? देखिए, एक बात बिल्कुल आप क्लियर समझिए कि ये एयर स्ट्रिप की बात है। अगर वेदर खराब है तो आसमान में वेदर खराब होगा। अगर विजिबिलिटी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं तस्वीरों के माध्यम से और जो ऑन ग्राउंड ऑफिसर्स हैं उनके मुताबिक ये वेदर इतना खराब नहीं है कि 1500-200 मीटर तक की विजिबिलिटी बहुत ही क्लियर है और इतना किसी भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के लिए काफी होता है। तो इसीलिए ऊपर आसमानी वेदर की वजह से ही तकनीकी खराबी हुई, इसे कहना बहुत जल्दबाजी होगा, या फिर इसके मुख्य वजह क्या है इसे कहना बहुत जल्दबाजी होगा। इसीलिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेटअप की गई है। इसमें जो एयर एविएशन एक्सपर्ट्स होते हैं, उसके अलावा जो एक्सीडेंटल इंसिडेंट्स इन्वेस्टिगेशन टीम है वो इस पे है, मौजूद है। और ये सारे, क्योंकि ये खुद बेस है, जोरहाट एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का मेन हब समझ लीजिए। यहाँ पर जो लॉजिस्टिक, यानी जो पूरे नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो सामान ले जाया जाता है जिसमें लॉजिस्टिक है, उसके अलावा आर्म्स, एमिनेशन, रसद, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना या बाकी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये सब इन्हीं के द्वारा किया जाता है। और इसी वजह से AN-32 में जो ये हादसा हुआ है इसके लिए मौसम को जिम्मेवार कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है। हम आपको ये भी बता दें कि ऐसा नहीं है कि पहली बार दुर्घटना हुई है। 2019 में भी जोरहाट से जब मेचुका जा रहा था, जून का महीना था 2019 जो मुझे ध्यान आ रहा है, उसमें भी जो करीबन 13 से 14 वायुसेना के जो एयरफोर्स वॉरियर थे वो उसमें लापता हुए थे। उसके बाद 2016 में भी एक ऐसी दुर्घटना घटी थी जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो इसीलिए ये क्रैश लैंडिंग और ये क्रैश को देखते हुए, इस एक्सीडेंट को देखते हुए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है और गंभीरता के साथ अब इसकी जांच बिल्कुल मनीष, और ये जांच का विषय है और इसीलिए अभी बहुत बातें सामने नहीं आ रही हैं और कुछ ही देर में एयरफोर्स की तरफ से जो ऑफिशियल हैं वो स्टेटमेंट अपना जारी करेंगे। एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। असम का जोरहाट इलाका, एयरफोर्स का AN-32 विमान है जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है और बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी इतनी भी लो नहीं थी। फिलहाल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंडक्ट हो रही है, जांच का विषय है, जांच की जा रही है। एयरफोर्स के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। आखिर इस क्रैश लैंडिंग के पीछे की वजह क्या रही, जैसे कि हमारे सहयोगी भी मनीष भी बता रहे थे कि यहाँ पर पायलट ने बहुत सूझबूझ दिखाई, क्योंकि अगर एयर स्ट्रिप पर ये क्रैश लैंडिंग हुई होती तो पूरा जो एयर स्ट्रिप है वो तबाह हो जाता, लेकिन उसे बचाने के लिए पायलट ने थोड़ी दूर ले जाकर लैंड कराया, जिसके चलते ये क्रैश लैंडिंग हुई और एक बड़ा हादसा आप कह सकते हैं। एयर स्ट्रिप का तो बच गया, लेकिन ये विमान पूरी तरीके से क्रैश डाउन हो गया। फिलहाल अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंडक्ट की जा रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ, A-32 ट्रांसपोर्ट विमान जो क्रैश होने के बाद यहाँ पर इसमें आग लग गई और धुएं का एक बड़ा गुबार, और यहाँ पर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो खुद ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहली प्राथमिकता अब पायलट और को पायलट को लेकर के क्या जानकारी, अभी तक कुछ भी सामने नहीं आई है। पूरी इंक्वायरी बिठा दी गई है, जांच पड़ताल की जा रही है। आग पर काबू पाने के बाद यही जांच की जा रही है कि आखिर मुख्य कारण क्या रहा। ना मौसम खराब इतना था कि यहाँ पर उस वजह से ये क्रैश डाउन हुआ हो, क्या कोई और टेक्निकल कमियां। और आखिरी बातचीत
पायलट्स के बीच क्या कुछ हुई है, उन सभी बातों का भी अभी जांच की जा रही है। उसके बाद ही सच सामने आ पाएगा कि आखिर इस क्रैश के पीछे का मुख्य कारण क्या था। और अब खबर एमपी और बिहार से, जहां पर पुलिस टीम पर अपराधियों ने अटैक किया है। रतलाम में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस पर भीड़ ने अटैक किया और पुलिस फोर्स पर पथराव किया गया और हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग करके बेकाबू भीड़ पर कंट्रोल किया। रतलाम में भी 15 से 20 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। और वहीं पटना की बात करें तो यहां पर स्मैक तस्करों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर फायरिंग हुई है। बदमाशों के हमले में 2 पुलिस ऑफिसर्स घायल हो गए। स्मैक तस्कर की गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस की टीम जो गई थी, अपराधियों ने अचानक से उन पर भी फायरिंग कर दी। गोली लगने से पटना के मसौड़ी थाना के अपर थानाध्यक्ष राहुल कुमार और सब इंस्पेक्टर संजय कुमार घायल हो गए हैं। दोनों ऑफिसर के इलाज के लिए पटना एम्स उन्हें रेफर कर दिया गया। रतलाम में अब भारी फोर्स बल की तैनाती की गई है। घायल पुलिसकर्मियों में पवन कुमार, राजेंद्र बारोट और शर्मिला जमरा के नाम शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। तो वहीं पटना में अब फरार बदमाशों की तलाश की जा रही है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये रतलाम और पटना की तस्वीरें हैं, जहां दोनों ही जगह पुलिस अपराधियों को पकड़ने गई थी, लेकिन कैसे अपराधी पुलिस पर भारी पड़ गए, ये वो तस्वीरें फिलहाल आपको बता दें। दोनों ही जगह भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। हालात को कंट्रोल किया जा रहा है। जो घायल पुलिस अधिकारी थे उन्हें इलाज के लिए हायर जो इंस्टीट्यूट है मेडिकल के, वहां रेफर किया गया है। बड़ी खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से भी है, जहां पर खाद्य विभाग की टीम ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। जयपुर में 3640 किलो मिलावटी सरसों तेल को सीज किया गया। टैगोर और विवी ब्रांड के सरसों तेल में धड़ल्ले से मिलावट करके इस बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। इस कार्रवाई के बाद से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। सीएमएचओ डॉक्टर मनीष मित्तल ने यह भी बताया कि निरीक्षण के दौरान तेल के रंग और उसकी खुशबू संदिग्ध पाई गई। कार्रवाई के दौरान टैगोर ब्रांड के 90 टीन के अलावा विधि ब्रांड के 22 टीन और अन्य जार भी सीज कर लिए गए हैं। और ये तेल गोयल ऑयल उद्योग में तैयार किया गया था। खाद्य विभाग की टीम जांच कर रही है कि तेल को कहां-कहां सप्लाई किया जा रहा था और ये मिलावटी का खेल कब से चल रहा है, इसका कनेक्शन और कहां-कहां है, इन सब के बारे में अब जांच पड़ताल की जा रही है। और मनीष भट्टाचार्य और अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या बातें निकलकर सामने आई अभी तक? देखिए, ये 3640 किलो मिलावटी सरसों है, जो कि फूड डिपार्टमेंट ने रेड मारी थी। मुहाना, जयपुर का मुहाना इलाका है, उसमें जांच की गई है। जो सैंपल जो भेजा गया था तो उसमें पता लगा है कि पूरा का पूरा जो ये सरसों का तेल है वो पूरी तरीके से नकली है और मिलावटी है। तो इसकी जांच के नमूने के बाद इसमें पाया गया कि इसमें कई ऐसे केमिकल्स मिले हैं जो कहीं ना कहीं घातक हैं और वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और इसी के चलते ये पूरा का पूरा जो गोदाम है वो उसको सीज किया है और उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर के हुई है मनीष अब तक, क्योंकि इतना बड़ा खिलवाड़ लोगों की सेहत के साथ जयपुर में किया जा रहा था? देखिए, ये बहुत बड़ा स्टॉक है। ये मुहाना इलाके में ये पूरा स्टॉक है और मान रहे हैं कि यहाँ पर जो तेल था वो यहाँ से लगभग मुहाना, जयपुर का सांगानेर, प्रताप नगर, तमाम ऐसे इलाकों में ये तेल सप्लाई किया जाना था। बड़े बड़े जो दुकानों पर ये जो ब्रांड्स के जो तेल हैं उनके स्टिकर्स लगा के अलग अलग जगहों पर सप्लाई किया जा रहा था और इसी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई हुई है और ये पूरा सीज कर दिया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष इस जानकारी के लिए। और अब हैरान कर देने वाली खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है, जहां दिन दहाड़े 2 लड़कियों ने ज्वेलरी शॉप पर लूट की कोशिश की। 2 लड़कियां एक ज्वेलरी शॉप में एंट्री करती हैं, दुकानदार से जेवरात दिखाने को बोलती हैं, फिर एक लड़की पेपर स्प्रे से हमला कर लूटने की कोशिश करती है। दुकानदार फुर्ती दिखाते हुए बाहर भागता है, दुकान को बाहर से लॉक कर देता है। दोनों लड़कियां अंदर ही फंस जाती हैं। वहां मौजूद लोगों ने दोनों लड़कियों को पकड़ लिया। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें आप देखिए कैसे दोनों लड़कियां मास्क पहनकर ग्राहक बनकर दुकान के भीतर दाखिल होती हैं, ज्वेलरी दिखाने के लिए दुकानदार को कहती है और फिर ज्वेलरी देखने के बहाने दुकानदार को बातों में उलझाती हैं। तभी अचानक से देखिए कैसे एक युवती स्प्रे निकालती है और दुकानदार की आंखों में मार देती है। पेपर स्प्रे के बावजूद दुकानदार ने हिम्मत नहीं हारी, तुरंत स्थिति को भांप लिया, दोनों लड़कियों को दुकान के अंदर ही बंद कर दिया। इसके बाद शोर मचाना शुरू किया। वहां मौजूद लोगों ने लड़कियों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई भी की। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़कियों को अपने साथ ले लिया है। ज्वेलर्स का यह दावा है कि इस घटना के बाद उसे लगातार धमकियां भी मिल रही हैं।
तो ये फुटेज आप देख सकते हैं ज्वेलरी शॉप के अंदर का सीसीटीवी कैमरा, जो कि ये बता रहा है कि कितने शराफत के साथ ये दो लड़कियां पहले पहुंचती हैं और सामान मांगती हैं और उसके बाद अचानक से इस दुकानदार पर हमला कर देती हैं, स्प्रे से अटैक करती हैं ताकि उस शॉपकीपर की आंख में जलन हो और वो इस गहने को लेकर के वहां से फरार हो जाए। मेरे साथ हुआ कि दुकान में दो लड़की आई, सामान देखने के लिए मांगा, उसके बाद में स्प्रे मार करके और उसके बाद सामान लेके भागे लगा। लड़की एगो पकड़ाई है, एगो बालियों पर के कौन है लेके चल गया। उसका भाई सब धमकी दे रहा है मारने के लिए। क्या नाम है लड़का का? लड़का हम नहीं जानते हैं, कोई लड़की को न पहचानते न लड़का। स्प्रे छिट दिया था क्या? हाँ, पूरा लहर रहा है मेरा। और अब बात करते हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रहे बवाल की। पीओके में पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा बलों के खिलाफ गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में शहबाज और मुनीर के खिलाफ हल्ला बोल जारी है और साथ ही रावलकोट समेत कई इलाकों में प्रदर्शनकारी और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच झड़प भी हुई। बीते 4 दिनों से 1000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। प्रदर्शन से जुड़े वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। पीओके में इस वक्त नारे लग रहे हैं कि पाक फौज को कुत्ता कहना है कुत्ते की तौहीन है। सुनिए जरा वहां पर प्रदर्शनकारी किस तरीके की नारेबाजी करते हुए नजर आए। तो लोगों की डिमांड यहाँ पर क्या है, क्यों प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं? सबसे पहली मांग तो ये है कि जो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है उसे कम किया जाए, खाने पीने का सामान सस्ता किया जाए जिसमें आटा है, साथ ही बिजली जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है उसके दाम भी उसमें भी कटौती की जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वहाँ के लोगों को इतनी महंगाई का मार झेलना पड़ रहा है, उसको लेकर के लोग सड़क पर उतरे और सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पीओके में लोगों के भारी विरोध के बीच पाकिस्तान की संसद में भी आजादी वाले नारे गूंज रहे हैं। कुछ वीडियोस आई हैं जिसमें लेकर रहेंगे आजादी के नारे भी सुनाई दे रहे हैं। आजादी, 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 आजादी। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के अंतिम चरण में पहुंचने की खबरों के बीच ईरानी विदेश मंत्री ने होर्मुज में एक बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि होर्मुज पर ईरान का दबाव अनिश्चित काल के लिए बना रहेगा। अमेरिका के साथ डील के बाद भी होर्मुज जल डमरू मध्य पूरी तरह से फ्री नहीं रहेगा और इस पर ईरान का दबाव हमेशा रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि तेहरान यहां सर्विस फीस लेता रहेगा, जरूरत पड़ने पर ईरानी सशस्त्र बल यहां दखल देंगे। अब्बास अरागची का ये बयान ट्रंप के उन दावों के उलट है जिसमें उन्होंने कहा कि डील के बाद होर्मुज स्ट्रेट सभी के लिए खोल दिया जाएगा, यहां कोई शुल्क नहीं लगेगा। अरागची ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ समझौते पर जल्दी हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष किसी समझौते पर पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। हालांकि उन्होंने ये दावा किया कि ईरान और अमेरिका के बीच होने वाले समझौते को इजराइल की तरफ से नाकाम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये डील जल्द हो जाएगी। Specific amount of time that has to pass between this memorandum of understanding and a final deal being done? Well, we hope it's going to go relatively quickly, but it's... Is there a 60 or 90 I mean, the straits are going to open immediately. It's fun signing. Maybe it'll be Saturday or Monday. Or is there a deadline, though, to get from this to a final deal? We think it's going to go pretty quickly. I don't want to say a deadline because if I say a deadline, you'll say, oh, he didn't meet the deadline. You know, this is like... It's not going to matter much because... it's going to get signed, and the strait is open. But the straits have been open for a number of months already, and you just didn't know about it. You know, you as reporters weren't able to get it. I just announced yesterday that we brought a lot of ships through, and nobody knew about it. I guess we did a pretty good job, Peter, right?
ट्रंप ने कहा कि ईरान परमाणु नहीं रखेगा, ये डील का सबसे अहम हिस्सा है, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि इस डील पर चर्चा बाद में होगी। ट्रंप क्या कह रहे हैं, पहले आप जरा वो सुनिए। Essentially, most important paragraph to me, Iran will in no way, shape or form have a nuclear weapon or purchase a nuclear weapon. But is this just a concept of that agreement when it comes to nuclear? You said this was just a concept of that agreement. So is this just essentially setting the stage for deeper talks on nuclear? It's a very strong memorandum of understanding that is a little conceptual, but it's something that's going to get done. And if it doesn't get done for any reason, which I can't imagine that not happening, they want to sign it as much as I do or more. I would say they want to sign it more, maybe a lot more. But it's a very detailed memorandum of understanding, also agreed to by many other countries that have great influence over them, and everybody wants it done. So it's going to get done. और होर्मुज़ स्ट्रेट में ऑयल टैंकर्स पर अमेरिकी अटैक को लेकर के भारत ने सख्त रुख अपनाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बात की और गल्फ अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है। अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत हो चुकी, इसे लेकर के भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात हुई है। मैंने गल्फ में अमेरिकी नेवी के उन हमलों पर भारत की कड़ी आपत्ति दोहराई जिनमें 3 भारतीय मारे गए थे। विदेश मंत्री जयशंकर ने आगे ये भी लिखा कि कमर्शियल शिपिंग के खिलाफ ऐसी घातक या फिर जानलेवा कार्रवाई सही नहीं है। आपको बता दें कि 8 जून से लेकर 11 जून के बीच में होर्मुज़ में ओमान कोस्ट पर 3 शिप पर अटैक हुए थे। इन तीनों शिप पर भारतीय नाविक सवार थे, जिसमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई, जिसके बाद भारत ने इस मामले में अमेरिकी दूतावास के प्रभारी अधिकारी को तलब कर औपचारिक विरोध दर्ज कराया था। और अब विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो से बात कर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है।